हेलो बच्चों, देखो आज हम पढ़ेंगे उप संयोजक यौगिक के बारे में। ठीक है ना। अब 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये उप संयोजक यौगिक। ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको इस चैप्टर से लाने से पहले, अगर मैं इससे पहले कुछ बेसिक चीजें बताऊं ना, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है ना। अब जैसे आपको कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगात्मक यौगिक के बारे में। योगात्मक यौगिक, जैसे देखो नाम से पता चल रहा है कि योगात्मक का मतलब जुड़कर बनेगा। जैसे दो या दो से अधिक जो साल्ट होते हैं उनसे मिलकर जो यौगिक बनेगा ना, उसको आप लोग क्या बोलोगे? योगात्मक यौगिक। ठीक है ना। ध्यान रखना, इसमें आप कम से कम दो या दो से अधिक साल्ट मिलके बनेंगे। ठीक है ना। दो या दो से अधिक लवण अगर ये मिलकर बना रहे हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा? योगात्मक यौगिक। ठीक है ना। और ये बनता कैसे है? ठीक है ना। कैसे? जैसे देखो, अगर मैं बात करूं, आपके पास कोई दो कंपाउंड है, ए और एक बी। ठीक है। ए और बी को आप लोग क्या करोगे? गर्म करो, और गर्म करने के बाद में इन दोनों की जो वाष्प बनेगी, वाष्प को आप लोग क्या कर लो? एक साइड में ठंडा कर लो। ठीक है ना। आप लोग के पास यहाँ क्या बनी? वाष्प। वाष्प को ठंडा करके जो आपके पास कंपाउंड प्राप्त हुआ, उसी को आप लोग क्या बोलते हो? योगात्मक यौगिक। ठीक है ना। ध्यान रख लेना, योगात्मक का मतलब होता है दो या दो से अधिक लवण मिलकर जिस भी कंपाउंड का निर्माण करेंगे, उसको आप लोग क्या बोलोगे? योगात्मक यौगिक। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर, जैसे देखो K2SO4 Al2SO4 3 प्लस 24H2। ठीक है ना। अगर आप लोग इन कंपाउंड को मिलाकर, इनसे मिलकर जो आपके पास कंपाउंड होगा ना, उसी को आप लोग बोलते हो योगात्मक। ये मैंने बोला है, दो या दो से अधिक जो लवण होंगे उसी को मिलकर आपके पास जो कंपाउंड होगा उसी को योगात्मक यौगिक बोलते हैं। ठीक है ना। तो इससे मिलकर आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा? K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, जिसको आप लोग फिटकरी के नाम से जानते हो। ठीक है ना। ये सारे आपके पास योगात्मक या योगात्मक यौगिक होते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, जैसे KCl MgCl2 प्लस 6H2O। ठीक है। इसके मिलकर आपके पास क्या बनेगा? KCl MgCl2 6H2O, जिसको आप लोग कार्नेलाइट के नाम से जानते हो। ठीक है ना। ये होता है आपके पास योगात्मक। योगात्मक का मतलब होता है दो या दो से अधिक लवण मिलकर जिस भी कंपाउंड का निर्माण करेंगे, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक। ठीक है। अब मैं योगात्मक यौगिक को दो भागों में बांट सकता हूँ। ठीक है ना। क्या क्या? एक को तो बोलते हैं द्विक लवण और दूसरे को बोलते हैं संकुल यौगिक। ठीक है ना। तो ये तो आपके पास योगात्मक। अब मैं इसी टॉपिक पे आपको लेके आऊंगा। सबसे पहले मैं योगात्मक यौगिक की बात कर रहा हूँ। योगात्मक यौगिक का मतलब दो या दो से अधिक लवण मिलकर जो बनेगा ना, जैसे ए और बी है, इसको आप लोग अगर गर्म करोगे और गर्म करने के पश्चात जो वाष्प होगी, उस वाष्प को आप लोग ठंडा कर लो। ठंडा करने के बाद जो यौगिक होगा उसी को योगात्मक बोलते हैं। दो मैंने एग्जांपल दिए, एक फिटकरी का और एक कार्नेलाइट का। ठीक है ना। तो ये आपके पास योगात्मक। अच्छा, योगात्मक यौगिक को मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है ना। कौन कौन से वो दो भाग? जैसे देखो, योगात्मक यौगिक के पास हो गए दो भाग। पहले का नाम आपके पास हो गया द्विक लवण, द्विक लवण, और दूसरे को बोलते हैं संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। ठीक है ना। अब ये जो संकुल यौगिक होगा, इसी के अंदर आपका आएगा उप संयोजक यौगिक। है ना। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके आऊंगी टॉपिक आया कैसे। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं द्विक लवण। नाम से पता चल रहा है इसमें आपके पास दो साल्ट होंगे, लेकिन उन साल्ट की विशेषता क्या होगी? सममोलर मिश्रण, मतलब समान मात्रा में इसका क्या होगा? मिश्रण। और इनको आप लोग क्या कर दो? वही प्रोसेस उसके अंदर लगाओ। सममोलर मिश्रण को आप लोग गर्म करो। गर्म करने के बाद में जो वाष्प होगी और उससे जो यौगिक होगा, उसी को आप लोग क्या बोलते हो? द्विक लवण। ठीक है ना। और अच्छा, ये तो आपके पास द्विक लवण है। अब आपको परिभाषा नहीं पूछेंगे, मेन इनकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे देखो द्विक लवण का आप सममोलर मिश्रण होगा, उसको आप लोग गर्म करो। गर्म करने के बाद जो वाष्प होगी उसका ठंडा करके जो लवण होगा आपके पास द्विक लवण। अच्छा, इसकी विशेष बात और है। क्या विशेष बात है? जैसे देखो, इस द्विक लवण की कुछ प्रॉपर्टी है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, मैं नंबर एक बात करूं,
ये जो द्विक लवण होगा ना, ये केवल ठोस अवस्था में स्थायी होता है भाई, ध्यान रख लेना। ये क्या होता है? ठोस अवस्था में स्थायी होता है। बात करेंगे अभी इसकी, ठोस अवस्था में स्थायी कैसे? अभी देखो एग्जांपल दूंगा मैं भी इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, द्विक लवण की विशेषता। ये क्या होता है? ठोस अवस्था में स्थायी होता है, ठीक। नंबर 2, ये क्या करता है? ये जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन में सभी आयनों का धनात्मक परीक्षण देता है। धनात्मक परीक्षण, ये दोनों लाइन इंपोर्टेंट है भाई। द्विक लवण में आप लोग जरूर ध्यान रख लेना, ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जलीय अवस्था में सभी, मतलब सभी का क्या, सभी का धनात्मक परीक्षण देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, सभी का धनात्मक परीक्षण देते हैं। जैसे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं इसका, वही लिख देता हूँ फिटरी वाला, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। अगर मैं इसको ये ठोस अवस्था में, अगर मैं इसको जलीय विलयन में डालूंगा तो इसका मतलब आपके पास K+ अलग मिलेगा, SO4-2 अलग मिलेगा, ठीक है ना, और आपके पास क्या है? एल्यूमिनियम +3 अलग मिलेगा। मतलब जितने भी इसके अंदर आयन होंगे ना, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, वो सभी का क्या देगा? अलग अलग परीक्षण देगा। तो ध्यान रख लेना, द्विक लवण में ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं तथा ये जलीय अवस्था में क्या होते हैं? सभी का धनात्मक परीक्षण देते हैं। धनात्मक का मतलब चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन, सबका पॉजिटिव टेस्ट देंगे, इसको बोलते हैं द्विक लवण। आप उसका भी एग्जांपल देख सकते हो, KCl-MgCl2 वाला, ठीक है ना, KCl-MgCl2 6H2, ठीक है। ये ठोस अवस्था में, जलीय अवस्था में डालो इसको, K+ भी दे देगा, Mg+2 भी देगा और Cl- भी देगा, ठीक है ना। ये सारे आपके पास सभी का क्या हो गया? धनात्मक परीक्षण। तो ध्यान रख लेना, द्विक लवण में क्या होता है? ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं तथा जलीय अवस्था में अस्थायी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जलीय विलयन में सभी आयनों का क्या देंगे? धनात्मक परीक्षण देते हैं। तो ये आपके पास योगात्मक विधि का पहला पार्ट, जिसको आप लोग द्विक लवण के नाम से जानते हो, ठीक है। अब दूसरा आपके पास होता है संकुल यौगिक, वही चीज यहाँ, ठीक है ना। संकुल यौगिक में क्या होगा? जैसे देखो, अगर मैं संकुल यौगिक की बात करूं, ये तो अगर आपके पास द्विक लवण, और दूसरा इसके पास आ गया, मैं बोल सकता हूँ पहली लाइन, ये ठोस अवस्था, ये ठोस अवस्था व जलीय अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं। ध्यान रखना, ये ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में क्या होंगे? स्थायी, ठीक। नंबर 2, ये सभी आयनों का धनात्मक परीक्षण नहीं देते, धनात्मक परीक्षण नहीं देते, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रख लेना, इन दोनों में बहुत बार अंतर भी पूछ लेते हैं, आपको पूछ सकते हैं द्विक लवण और संकुल यौगिक में कोई दो अंतर लो। हमेशा ध्यान रख लेना, 12th क्लास जो भी आप लोग, 10th क्लास हो 11th हो, कभी भी आपको अंतर पूछ ले, अंतर हमेशा सारणी से देना। जैसे आपको पूछ सकते हैं द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर लिखिए, तो आप सारणी बनाना, 2 पॉइंट लिख देना, तीसरा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है ना। द्विक लवण में क्या होता है? ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं लेकिन जलीय अवस्था में स्थायी नहीं होते हैं। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट होता है, ये जलीय अवस्था में सभी आयनों का क्या देंगे? धनात्मक परीक्षण। लेकिन संकुल यौगिक के अंदर क्या होता है? ये ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में क्या होते हैं? स्थायी, और ये सभी आयनों का धनात्मक परीक्षण नहीं देते हैं, ठीक है। तो अपने पास टॉपिक यही है, इसी को आप हमें आगे लेके चलना है, संकुल यौगिक है, ठीक है ना। आपको अभी देखो, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है? योगात्मक यौगिक। योगात्मक का मतलब 2 या 2 से अधिक लवणों से मिलकर जो कंपाउंड या यौगिक बनेगा, उसको आप लोग योगात्मक यौगिक बोलते हो। अच्छा, प्राप्त कैसे करोगे? ए और बी है, दोनों को गर्म करो, गर्म करने के बाद में जो वाष्प होगी उसको ठंडा कर लो, ठंडा करने के बाद में जो आपके पास कंपाउंड होगा उसी को आपको योगात्मक यौगिक बोलते हो। 2 या 3 एग्जांपल ध्यान रख लेना, जैसे कार्मेलाइट वाला एग्जांपल और ये फिटकरी वाला एग्जांपल, ठीक है ना। मैं योगात्मक यौगिक को मैं 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ, पहला द्विक लवण और दूसरा संकुल यौगिक। द्विक लवण आपके पास सामने है, ठोस अवस्था में स्थायी, जलीय अवस्था में अस्थायी, ठीक है ना। जलीय अवस्था में धनात्मक परीक्षण देगा, संकुल यौगिक के ठोस जलीय अवस्था में क्या होगा? स्थायी, दोनों में स्थायी होगा, और ये सभी आयनों का धनात्मक परीक्षण नहीं देता है। अभी देखो, इसी को मैं आगे लेके चलूंगा, अभी तक ये अंतर आप लोग जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक होगा वो संकुल यौगिक ही होगा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। ये जैसे देखो,
संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक में जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, ये ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं। कैसे? जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पे K4FeCN6, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रख लेना, संकुल यौगिक का मतलब पहले इसके बारे में बता देता हूँ, ये है क्या चीज, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। जैसे देखो अगर मैं इस एग्जांपल को एक बार वापस लिखूं इसी जगह K4FeCN6, ये जो भाग है ये वर्गाकार कोष्ठक, ठीक है, ये जो पूरा वर्गाकार कोष्ठक होता है उसको बोलते हैं समन्वय मंडल, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। और ये डब्बे के अंदर ये Cl लिखा हुआ है उसको बोलते हैं लिगेंड, ठीक है ना। और जो बाहर लिखा जो ये बाहर का भाग होता है, इस बाहर के भाग को बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक है ना। और जो ये Fe होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु, ठीक है ना। और ये जो संख्या होती है इस संख्या को बोलते हैं, या तो बोल दो आप लोग समन्वय संख्या, या तो बोल दो आप लोग समन्वय संख्या, या फिर बोल दो आप लोग उप संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप संयोजन संख्या, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना। इसी को आप लोगों को आगे लिखना है, केंद्रीय धातु क्या है, लिगेंड क्या है, आयन मंडल क्या है, समन्वय मंडल क्या है, उप संयोजन बंध क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो संकुल यौगिक का मतलब, जैसे देखो ये ठोस अवस्था, मैंने ये बोला कि ये ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं। जैसे अगर मैं इसको जलीय अवस्था में डालूं, अच्छा ध्यान रख लेना भाई, ये भाग है इसका मतलब ये यहाँ पर ऑक्सीजन अणु की संख्या होगी भाई। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन अणु कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख दूं 1, क्रॉस रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये 4 इस क्रॉस कर दो यहाँ पे, ये 4 यहाँ आ गया और ये 1 इस साइड में गया। अब आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आगे वाला हमेशा क्या होगा पॉजिटिव और पीछे वाला हमेशा क्या होगा नेगेटिव। इसका मतलब अलग होगा तो ये आपको क्या देगा, जैसे देखो ये आपके पास देगा K+FeCN6, ये हो गया आपके पास माइनस का 4 और ये हो गया आपके पास A+। तो मैंने यही बोला है ये सभी का पॉजिटिव परीक्षण ही देगा। तो हमेशा ध्यान रख लेना, ये जो आपके पास है इस वर्गाकार कोष्ठक को बोलते हैं समन्वय मंडल। तो मतलब समन्वय मंडल कभी भी नहीं टूटता है, ठीक है ना। इसी वजह से तो ये ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में स्थायी होता है। इसी को बोलते हैं संकुल यौगिक, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। संकुल यौगिक ठोस अवस्था, और ये देखो ये अलग नहीं हुआ है, कंप्लीट है, इसको बोलते हैं समन्वय मंडल और ये संकुल यौगिक कहलाता है। तो इसका मतलब आपका जो संकुल यौगिक होता है वो कभी भी अलग नहीं होता है। तो ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में वो क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है ना। अब आपका जो टॉपिक हो गया वो यहाँ से स्टार्ट है, इसी के बारे में आपको आगे पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपके पास उप संयोजक यौगिक क्या कैसे बन गया, आपके पास उप संयोजक यौगिक का मतलब होता है ये जो केंद्रीय धातु होता है, ठीक है ना, ये किससे जुड़ा रहता है, इस लिगेंड से जुड़ा रहता है। और लिगेंड किस बंध द्वारा जुड़ा रहेगा, उप संयोजक बंध, उप संयोजन बंध, ठीक है। उप संयोजन बंध आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। उप संयोजन बंध का मतलब जैसे मान लो ये केंद्रीय धातु M हो गया और ये आपके पास लिगेंड को मैंने बोल दिया L। तो लिगेंड के पास हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन का दान करके जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को आप लोग क्या बोलते हो, उप संयोजक बंध। तो आपके पास उप संयोजक यौगिक आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब केंद्रीय धातु लिगेंड द्वारा किस बंध से जुड़ा रहेगा, उप संयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, उप संयोजक, मतलब उप संयोजक यौगिक बोलते हो, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना, उप संयोजक यौगिक का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा लिगेंड किस बंध से जुड़े रहेंगे, उप संयोजक बंध द्वारा।